हाय। तो आज हम बात करेंगे ग्रैम्सीज थ्योरी ऑफ हेजमनी। ग्रैम्सी की जो हेजमनी की थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो देखते हैं ग्रैम्सीज थ्योरी ऑफ हेजमनी। तो ग्रैम्सी कौन थे? एक इटालियन स्कॉलर थे और ये किस दौरान हुए? जब इटली में फासिज्म आ रखा था। जैसे जर्मनी में फासिज्म था और जर्मनी में फासिज्म के दौरान हिटलर थे, वैसे ही इटली में फासिज्म के दौरान जो डिक्टेटर थे वो थे मुसोलिनी। और मुसोलिनी को इनसे इतना डर लगता था कि इनको उन्होंने जेल में डाल दिया था और जेल में उन्होंने लिखा द प्रिजन नोटबुक्स, प्रिजन नोटबुक्स। और इसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस की अपनी थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी, ग्रैम्सी की जो कल्चरल हेजमनी की थ्योरी है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मार्क्सिज्म भी समझना पड़ेगा, बेसिक बिल्कुल, क्योंकि ग्राम्सी वाज अ मार्क्सिस्ट और उन्होंने इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है उसका एड्रेस उसको किया था मार्क्सिज्म के। मार्क्स क्या प्रपोज करते हैं कि सोसाइटी इस तरह से होती है, एक बेस होता है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वही उसका बेस बनाता है। यानी कि जो सोसाइटी में पॉलिटिकल रिलेशंस जो डिसाइड होते हैं, कौन एलीट होगा यानी कि रूलिंग क्लास होगा, कौन मासिस होगा, वो इसी पे डिसाइड होता है। तो ये है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। तो मार्क्स कहते हैं कि अगर आपको सुपर स्ट्रक्चर को बदलना है तो आपको पहले बेस को बदलना पड़ेगा। अगर बेस को बदलोगे तो सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अब इन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए एक आइडिया दिया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल हिस्टोरिसिज्म का। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या बोलता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक हैव्स, एक हैव नोट्स। हैव्स और हैव नोट्स। हैव्स कौन है? जिनके पास मटेरियल रिसोर्स, जिनके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मलकियत है, मतलब कि वो उसके मालिक हैं। यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, इनको उन्होंने बोला बोर्जुआ। और ऐसे ही एक प्रोलेटरिएट क्लास है जो वर्किंग क्लास है, जिसके पास खुद का तो कुछ है नहीं लेकिन वो इनके पास काम करती है, तो ये है प्रोलेटरिएट। तो मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिलेशंस ऐसे क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से है। इन लोगों के पास कोई भी इकोनॉमिक या प्रॉपर्टीज नहीं है, इनके पास है। तो अगर आप प्रॉपर्टी रिलेशंस चेंज करोगे, यानी कि ये वर्किंग क्लास अगर रिवोल्ट करेगी, रिवोल्यूशन करेगी और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट यानी कि वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप लगा देगी, प्रॉपर्टी रिलेशंस को चेंज कर देगी, तो पॉलिटिकल रिलेशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ इन्होंने हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल हिस्टोरिसिज्म भी दिया। उन्होंने बोला कि सोसाइटी इसी ही डायरेक्शन में इवॉल्व करती है, तो ये जो रेवोल्यूशन है, जो वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन है, इट इज इनएविटेबल, ये होगा ही होगा। क्यों होगा? बोलते हैं कि पहले सोसाइटी में हैव्स और हैव नॉट इस तरह से हुआ करते थे। स्लेव सोसाइटी थी तो स्लेव वाली सोसाइटी में एक मास्टर्स हुआ करते थे, दूसरे स्लेव्स हुआ करते थे। फिर सोसाइटी फिर से इवॉल्व करी तो सर्व्स या फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए एक तरफ, एग्रेरियन सोसाइटी जब हो गई एग्रीकल्चर बेस्ड, और दूसरी तरफ हो गए पीजेंट्स यानी कि किसान। तो किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, वो इनकी बड़ी बड़ी जायदादों पे, जमीनों पे काम कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है, ये एक तरह से वर्किंग क्लास है। और ये क्या है? आपकी बोर्जुआ, या फिर बेसिकली बोर्जुआ टर्म उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए ही यूज किया है। तो दिस इज दी हैव क्लास, जिनके पास रिसोर्सेज है। तो बोलते हैं कि उसके बाद जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, तो उसमें कैपिटलिस्ट या फिर बोर्जुआ एक तरफ हो गए और ये पीजेंट्स की जगह बन गया वर्किंग क्लास या फिर प्रोलेटरिएट। तो मार्क्स बोलते हैं कि इस तरह से इस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली इनका रेवोल्यूशन होगा और यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो जहां पे जिन जिन कंट्रीज में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ है, वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस हिसाब से हुआ ही नहीं था। रशिया में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया। ऐसे ही चाइना प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, वहां पे रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोप की वो कंट्रीज जहां पे प्रॉपर कैपिटलिज्म है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, वहां पर तो किसी तरह का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म का था। तो अब ग्राम्सी इसी को एड्रेस करते हैं। ग्राम्सी कहते हैं कि कोई भी रूलिंग क्लास, जो रूलिंग एलीट होता है, वो दो तरीके से रूल कर सकता है। मतलब लोगों को अपने नीचे किस तरह से दबा, या तो बाय फोर्स, बाय कोअर्शन, या तो आप उनको जबरदस्ती दबा के रखोगे,
बाई फोर्स उनसे अपनी बात मनवाओगे या फिर बाई कंसेंट, कि लोग अपनी रजामंदी से खुद आपकी बात माने। ठीक है, तो अब इट इज वेरी क्लियर कि अगर वो सिर्फ बाई फोर्स चलेगा तो पहली बात तो रिसोर्सेज इस लेवल तक के हो नहीं सकते कभी कि वो हमेशा सदियों तक बाई फोर्स लोगों को अपने नीचे दबा रखे। कभी ना कभी लोगों को उसका अपनी स्टेट का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने रूलर का चेहरा नजर आएगा और वो उसको हटा देंगे यूजिंग बाई फोर्स, फोर्स के बदले फोर्स। लेकिन अगर वो साथ में दूसरा चैनल भी यूज करेगा, लोगों की रजामंदी भी चला के रखेगा, कंसेंट भी लेगा, तो हो सकता है कि वो लंबा टिक जाए। तो ग्रामसी बोलते हैं कि ये जो बेस है, इकोनॉमिक बेस है, ये जो बेस है, इसके ऊपर जो पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये तो पॉलिटिकल पार्ट है जिसमें है स्टेट, और ये बाई फोर्स वाला कोअर्शन से जो काम करती है वो स्टेट करती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी होती है, वो होती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। सिविल सोसाइटी, अब ये सिविल सोसाइटी क्या करती है, इट एनफोर्सेस कंसेंट वाला पार्ट, कंसेंट वाले एलिमेंट को कौन एनफोर्स करती है, सिविल सोसाइटी। तो अब देखो स्टेट है, मतलब उसके ऑफिसर्स हैं, उसकी पुलिस है, वो फोर्स यूज करेंगे आपके ऊपर अगर आप उसकी अथॉरिटी नहीं मानोगे। लेकिन अगर हर चीज में ही फोर्स यूज करने लग गए तो एक दिन सारे लोग तंग आ जाएंगे और रेवोल्यूशन कर देंगे। लेकिन कंसेंट वाला पार्ट बिल्ड करती है सिविल सोसाइटी। अब हम इस कंसेंट एलिमेंट को समझेंगे। बोलता है कि जो कंसेंट है, जो कंसेंट या फिर विलफुल ओबीडियंस, ये कैसे अचीव की जाती है, बाय यूजिंग कल्चरल हेजमनी। अब ये कल्चरल हेजमनी क्या है? कल्चरल हेजमनी कुछ नहीं है बल्कि कुछ सेट ऑफ आइडियाज हैं, कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिनको लोगों ने सच मान लिया है, और वो आइडियाज इस स्टेट की जो भी रूलिंग क्लास है उसके रूल को जस्टिफाई करती है। मतलब कि बेसिकली कंसेंट कैसे मिलेगी, अगर आप कल्चरल हेजमनी बनाओगे। कल्चरल हेजमनी क्या है? कुछ ऐसे विचार जो रूलिंग क्लास के रूल को जस्टिफाई करते हैं लोगों की नजरों में, ऐसे दिखाते हैं कि हाँ सही है, अच्छा है, ये लोग तुम पे रूल कर रहे हैं। लोगों को वो चीज मनवाते हैं कि हाँ इनका शासन होना चाहिए, इनका शासन सही है। तो वही आइडियाज होते हैं कल्चरल हेजमनी का हिस्सा। अब इन आइडियाज को स्टेट खुद से नहीं करती, ठीक है, स्टेट तो फोर्स यूज कर लेगी। इन आइडियाज को, इस कल्चरल हेजमनी को मेंटेन कौन करता है? सिविल सोसाइटी। अब ये सिविल सोसाइटी कैसे मेंटेन करती है? पहले तो देखते हैं सिविल सोसाइटी में कौन कौन आ सकते हैं। मीडिया, इवन फैमिली भी हमें कुछ आइडियाज से दिखाती है, हम समझेंगे उस चीज को भी। फैमिली, स्कूल या फिर एजुकेशन, पीयर ग्रुप, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड? तो ये है सिविल सोसाइटी। ना ही कोई गवर्नमेंट की आर्मी है, ना कोई फोर्स है, ये एक तरह का बफर है स्टेट और मासिस के बीच में, रूलर और रूल्ड के बीच में एक बफर जोन है जो इन आइडियाज को मेंटेन करके रख रही है, इन आइडियाज को जस्टिफाई कर रही है और लोगों के दिमागों में भर रही है। जैसे ही नया बच्चा पैदा होगा उसके दिमाग में वो आइडियाज यहीं से भरने शुरू हो जाएंगे, फिर स्कूल में होंगे, फिर मीडिया उन आइडियाज को भरेगा, जिससे क्या हो, वो अपनी मर्जी से उस रूलिंग क्लास की अथॉरिटी को मानता रहे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो, और इजीली समझने के लिए एग्जांपल यूज करते हैं। आपने कर्मा और रीबर्थ के बारे में सुना होगा, कर्मा एंड रीबर्थ की थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। तो जब मोनार्की हुआ करती थी एंशिएंट टाइम्स में, राजा का राज हुआ करता था, तब भी जनता के हाथ में ये सवाल आया होगा कि आखिर वो एक बंदा हम पे शासन क्यों करे, किस कैपेसिटी में, इन व्हाट कैपेसिटी। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आइडियाज थे उनमें से एक आइडिया था जो कि कल्चरल हेजमनी का हिस्सा था, उस मोनार्की की कल्चरल हेजमनी का हिस्सा था कर्मा और रिबर्थ की थ्योरी। यानी कि ये कह दिया जाता था कि राजा इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, और अगर तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तुम अगले जन्म में तुम राजा बनोगे। अब अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म है
जो तुम्हारी सोशली असाइंड ड्यूटी है, यानी कि इस राजा के शासन के अंडर रह के जो भी तुम्हें करने के लिए बोला गया वो चुपचाप करते रहो। राजा की सेवा करनी है, खेती करनी है, जो भी करना है, जो तुम्हारी सोशली असाइंड ड्यूटी है, अगर तुम चुपचाप करते रहोगे देन यू विल जनरेट गुड कर्मस, आपके गुड कर्मस, अच्छे कर्म इकट्ठे होंगे और अगले जन्म में आप राजा बनोगे। तो जब तक ये आइडिया लोगों ने एक्सेप्ट करके रखा था, जब तक लोगों ने इसको सच मान के रखा था, उस मोनार्की वाले राजा का राज चलता रहा। लोगों ने बिना किसी फोर्स का यूज किए, राजा को जोर थोड़ा लगाना पड़ रहा है, राजा को अपने सिपाही नहीं भेजने पड़ रहे हैं, वो खुद ही मना ले रहा है अपने आप को, खुद ही कंसेंट दे रहा है कि हाँ हाँ राजा ने अच्छे कर्म किए थे। लेकिन जैसे ही ये आइडियाज कोलैप्स करते हैं तो कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं। तो टाइम के साथ ऑब्वियसली आइडिया के अगेंस्ट काउंटर आइडिया आएगा, तो कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं। जैसे आज की डेट में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो रूलिंग एलीट है हम उसकी अथॉरिटी क्यों मानते हैं, क्योंकि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा और भी खूब सारे आइडियाज, एक ही आइडिया कल्चरल हेजेमनी का हिस्सा नहीं होता, खूब सारे आइडियाज होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आज की डेट में इंडिया में कल्चरल हेजेमनी का हिस्सा है। जैसे कोई एक इंसान, कोई भी हमारा प्रधानमंत्री है, उसकी अथॉरिटी, उसका शासन हम क्यों मानते हैं। देखो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि उसका शासन सही है गलत है, दिस इज ओनली अबाउट हाउ एंड व्हाई। इट इज नॉट अबाउट कि कैसा है उसका शासन, इट इज अबाउट व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट, हम इसको कंसेंट क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जो डेमोक्रेसी का आइडिया है ये कल्चरल हेजेमनी का हिस्सा है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कल्चरल हेजेमनी जो कि डेमोक्रेसी का आइडिया, जो भी रूलर होगा उसको जस्टिफाई कर रहा है लोगों की नजरों में, और लोगों ने उस आइडिया को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। इसलिए लोग अपनी मर्जी से विलफुली कंसेंट देके लोगों ने रखी हुई है कि हाँ जी ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस के थ्रू है, इसलिए ये हमारे ऊपर रूल कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ सेट ऑफ आइडियाज जो है लोगों के ऊपर रूल करने के लिए हेल्प करते हैं रूलिंग क्लास को। तो जब तक सोसाइटी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करके रखेगी, सच मान के रखेगी, तब तक उस रूलिंग क्लास, जिस भी रूलिंग क्लास की कल्चरल हेजेमनी का वो हिस्सा है, उस रूलिंग क्लास को बिना फोर्स का यूज किया या फिर बिना ज्यादा फोर्स का यूज किए इजी रहेगा रूल करना। ठीक है, तो हम एक चीज तो समझ गए कि कंसेंट इस तरह से मिल रही है। और ये डेमोक्रेसी हमें कहाँ पढ़ाई जाती है? स्कूल्स में हमारे पीयर ग्रुप दोस्त बोलते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसे, हम नॉट, ये देखो दिस इज नॉट अबाउट कि डेमोक्रेसी का आइडिया सही है या गलत है, इट इज अबाउट कि डेमोक्रेसी का आइडिया सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो रूलिंग क्लास की कल्चरल हेजेमनी का हिस्सा है, रूलिंग क्लास की रूल को जस्टिफाई करता है। अब ग्रैम्सी बोलते हैं कि रेवोल्यूशन क्यों रशिया जैसी कंट्रीज में आया और यहाँ पे नहीं आया, यूरोपियन जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी जहां पे कैपिटलिज्म था वहां पे क्यों नहीं आया? क्योंकि जो रशिया की कंट्री थी या फिर जिन भी कंट्रीज में रेवोल्यूशन आया वहां पे दो एलिमेंट, देखो दो एलिमेंट बताए थे ना मैंने इनिशियली, फोर्स और दूसरा कंसेंट। फोर्स, स्टेट खुद अपना फोर्स यूज करती है और सिविल सोसाइटी कंसेंट बिल्ड करती है उन आइडियाज को जस्टिफाई करके, उन आइडियाज को सच बना के। तो अब इन जिन सोसाइटीज में रेवोल्यूशन हुआ उन सोसाइटीज में ये वाला एलिमेंट तो पूरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सिविल सोसाइटी वाज वीक। कोई सिविल सोसाइटी नाम का बफर नहीं था बीच में, डायरेक्टली फोर्स के यूज पे काम चीजें चल रही थी। इसलिए अगर फोर्स डायरेक्टली यूज हो रहा है तो इट इज इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि कौन है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हम पे शासन कर रहा है। तो वहां पे रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन ग्रैम्सी बोलते हैं कि भाई जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है इनमें सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मीडिया स्ट्रांग है, कैपिटलिस्ट के पास बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो कल्चरल हेजेमनी को मेंटेन करके रखेंगे। अब कल्चरल हेजेमनी मेंटेन करने का काम कौन कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब ग्रैम्सी बोलता है कि अगर इन सोसाइटीज में रेवोल्यूशन लेकर के आना है तो कैसे लेकर आए? उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी, ग्रैम्सी से, काउंटर हेजेमनी। काउंटर हेजेमनी, कुछ ऐसे सेट ऑफ आइडियाज आपको लेकर के आने पड़ेंगे जो इन कल्चरल हेजेमनी वाले आइडियाज को रिफ्यूट करें, उन आइडियाज को बेसिकली कैंसल आउट करें, उनको रिजेक्ट करवा दें लोगों की नजरों में। ठीक है, तो काउंटर आइडियाज आपको बनाने पड़ेंगे और इन आइडियाज को बनाने का, जनरेट करने का, मेन स्ट्रीम में लाने का काम कौन करेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। दिस इज ग्रैम्सी थ्योरी। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा, इंटेलेक्चुअल्स, सॉरी आई हैव
आई हैव मेंशन्ड, डोंट वरी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो इंटेलेक्चुअल जो होंगे वो काउंटर हेजेमनी जनरेट करेंगे, काउंटर आइडियाज बनाएंगे। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, ऑल्दो दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम थिंग, लेकिन हम रिलेट करके एटलीस्ट आइडिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो मासिस के लिए वो कोई नई चीज तो थी नहीं। मासिस ने तो सदियों से यही देखा था कि एक राजा होता है, उसको हटा के दूसरा राजा बन जाता है, फिर कोई और इन्वेड करता है, वो बन जाता है। लोग तो उसी चीज के नीचे तब सदियों से रह रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है अभी पर इतना नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी थी कुछ, ठीक है। ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी को जब तक तोड़ा नहीं जा सकता था तब तक, क्योंकि लोगों के लिए तो वही है ना कि पहले मुगल थे, अब ब्रिटिश आ गए तो क्या हो गया, उससे पहले कोई और था। लोगों को कैसे रियलाइज करवाया जाए, कोई सिविल सोसाइटी में ऐसा सिस्टम रहा होगा जो लोगों को इस चीज के लिए जस्टिफाई करके रखता होगा कि राज तो कोई करता ही है ना, पहले मुगल कर रहे थे, अब ब्रिटिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिश की जो कल्चरल हेजमनी थी उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, एक तो था मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म मतलब ब्रिटिश बोल रहे थे कि हम तुम्हें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तुम्हें वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे मॉडर्न वेज ऑफ सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, नई नई रेलवे बना रहे हैं वगैरह वगैरह। मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तुम्हारे कल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तुम्हारा कल्चर जो है वो आउटडेटेड कल्चर है, मॉडर्न कल्चर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मॉडर्निज्म भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आएगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में डिस्कस करने में। दूसरी चीज बोलते हैं कि ब्रिटिश वर इनविंसिबल, कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, इनविंसिबल, ठीक है। तो ये दो चीजें जो थी उनके कल्चरल हेजमनी का हिस्सा थी, ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी का हिस्सा थी। अब गांधी जी ने किस तरह से इनको काउंटर किया? गांधी जी का अगर आप लिटरेचर देखो तो उन्होंने मॉडर्निज्म का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है, मॉडर्निज्म के आइडिया की काउंटर हेजमनी बनाई है एक तरह से, कैसे? मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करके। एंड देन इनविंसिबल, कि ब्रिटिश तो बहुत ताकतवर है, उनको कैसे हराएं, इसके लिए वो लेकर के आते हैं नॉन वायलेंस का आइडिया। अब नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स ब्रिटिश के आगे प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। अगर ब्रिटिश नॉन वायलेंट लोगों के पास सामने फोर्स यूज करके उनको हटाएगा तो उनकी क्रिटिसिज्म होगी, उनकी निंदा होगी कि अरे इतना बड़ा इनविंसिबल रिजाइम है, इतना ताकतवर है और निहत्थे लोगों पे हथियार उठा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, फोर्स यूज नहीं करेंगे, तो फिर उनकी वही बात आ जाएगी कि अरे इतना पावरफुल रिजाइम है लेकिन निहत्थे लोगों को अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो गांधी जी प्लेड दिस कार्ड वेरी वेल, है ना। द बॉल वॉज ऑलवेज इन ब्रिटिश कोर्ट। ब्रिटिश पर लाइक डैम इफ यू डू, डैम इफ यू नॉट। अगर आप उनको हटाने के लिए फोर्स भेजो तो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है, अगर ना भेजो तो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो अब गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स आप देखोगे तो ब्रिटिश शुरू के 1-1.5 साल कुछ पीरियड तो कंफ्यूज रहते हैं, वो एंड में जब चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाती हैं तब वो फोर्स यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी का दूसरा आइडिया इंपॉर्टेंट था कि इनविंसिबल है, कि उनको तो टक्कर दी ही नहीं जा सकती, उस आइडिया को भी काउंटर हेजमनी उसकी जनरेट कर दी। और जब ये ब्रिटिश की और भी खूब सारे आइडियाज थे, जब ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी के जितने भी आइडियाज थे उनके अगेंस्ट प्रॉपर काउंटर हेजमनी बन गई, वो आइडियाज आ गए और लोगों के बीच में लोगों ने उन आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्रिटिश की कल्चरल हेजमनी कोलैप्स कर गई। और उसका रिजल्ट आप देखते हैं 1942 में, जो एक तरह का लीडरलेस रेवोल्यूशन था, वहां पे फुल वायलेंस हुई है। गांधी जी जेल जाने से पहले गांधी जी ने कुछ नहीं बोला लोगों को, सिर्फ इतना बोला करो या मरो, डू और डाई। और उसी में ही, क्योंकि कल्चरल हेजमनी कोलैप्स कर दी गई थी, बस फिर क्या था, फिर रेवोल्यूशन होना ही था। तो यही आइडिया ग्राम्सी देता है। ग्राम्सी कहता है कि ऐसे सोसाइटीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको 2 स्टेप में चलना पड़ेगा। पहले स्टेप में आपको कल्चरल हेजमनी को काउंटर करना पड़ेगा, काउंटर हेजमनी के साथ जो भी आइडियाज उस रूलिंग क्लास को जस्टिफाई कर रहे हैं लोगों की नजरों में, और लोगों ने उन आइडियाज को एक्सेप्ट करके रखा है, पहले लोगों से उन आइडियाज को छुड़ाओ, पहले उन आइडियाज को काउंटर करो, नए आइडियाज लोगों में लेकर के आओ। और ये आइडियाज लेकर के कौन आएगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं? ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, देखो ग्राम्सी बोलता है इंटेलेक्चुअल्स का काम क्या होता है? ट्रूथ जनरेट करना, मतलब कि सोसाइटी किस चीज को सच मान रही है उस चीज को बनाना, ट्रूथ बनाना, सोसाइटी के लिए सच बनाना। और ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन है? जो ये नया सिस्टम ऑपरेशन का है, इसके वजह से इसमें से जो उपजे हुए इंटेलेक्चुअल है,
ये क्या करेंगे, देखो इंटेलेक्चुअल भी दो तरह के उसने बताए हैं, उस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बस आपने इतना याद रखना है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स या फिर इंटेलेक्चुअल्स जो है ऐसा ट्रुथ जनरेट करेंगे जो काउंटर हिजमनी होगी, ऐसे आइडियाज लेकर के आएंगे जो कल्चरल हिजमनी के अगेंस्ट हो गए, कल्चरल हिजमनी के आइडियाज को लोगों की नजरों में रिजेक्ट करेंगे और लोग उन नए आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे। जब लोग उन नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेंगे तब वहां पे लोग ऑटोमेटिकली जो भी रिजाइम है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो यही वजह थी कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज में, क्योंकि वहां पे कल्चरल हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है, मीडिया है और पूरा एजुकेशन सिस्टम है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो यही है ग्रामसीज आइडिया ऑफ हेजेमनी, ग्रामसीज थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी। तो आई होप आपको काफी मजेदार लगा होगा और काफी अच्छे से समझ भी आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर नाउ। हम इसको और ज्यादा डिटेल में इसके एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे कमिंग सेशंस में। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।